शादर वंदे साथियों, मैं सवे सिंह एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर पिछला जो वीडियो डाला था, इसके अंदर बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण नाम करके एक चैप्टर शुरू किया था। इसके अंदर हमने बाहरी आक्रमणकारी जाति शक के बारे में पढ़ लिया। शक के बारे में पढ़ लिया तो उसके बाद में आज हम बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण पार्ट 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं कुषाण जाति के बारे में। कुषाण जाति की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी, संस्थापक, प्रमुख व्यक्तित्व वाला शासक की उपलब्धियां, साथ ही प्रमुख विद्वानों के बारे में सविस्तार जानकारी लेंगे। बहुत ही उत्कृष्ट प्रश्न इस चैप्टर से निकलने वाले हैं, चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित हो या फिर कुषाण वंशीय बाहरी जाति से संबंधित। तो शुरू करने जा रहे हैं हम कुषाण वंश के बारे में। आज हम लेके आए हैं बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण पार्ट 2। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण जाति जो है ये बाहरी जाति, ये सर्वप्रथम इसका मूल स्थान कहाँ से बताया जाता है। मूल स्थान से इस जाति को किन लोगों ने खदेड़ दिया था और खदेड़ने के बाद में ये भारत के किस हिस्से के अंदर आकर बस गए थे। बसने के बाद में इनका संस्थापक कौन कहलाता है और इस जो बाहरी जाति है कुषाण वंशीय, इसकी प्रमुख ऐतिहासिक उपलब्धियां क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं कुषाण वंश के बारे में। तो सुनिए आप कि कुषाण जाति पश्चिमी चीन के कांसू प्रांत की रहने वाली बताई जाती है। पश्चिमी चीन के कांसू प्रांत की रहने वाली बताई जाती हैं और पश्चिमी चीन के कांसू प्रांत की रहने वाली यूची जाति जो है इससे संबंध रखती है। तो इसका संबंध किस जाति से है? यूची जाति से। यूची जाति से संबंध रखती हैं और यह जो जाति है इस शाखा को किन आक्रमणकारियों ने उखाड़कर इनके मूल स्थान से इनको पृथक कर दिया। तो सुनिए आप, नोट बनाकर मैंने इसको नोट डाउन किया है। सुनिए आप, 165 ईसा पूर्व में हूण जाति द्वारा, हूण जो होते हैं इनको भारतीय ब्राह्मणों के द्वारा मलेच्छ नाम दिया गया। हूण जो जाति है तो 165 ईसा पूर्व में हूणों द्वारा इस जाति को इनकी मातृभूमि से उखाड़ फेंका तथा विभिन्न संघर्षों को झेलने के बाद में ये कुषाण वंशी यूची जाति विभिन्न संघर्षों को झेलने के बाद अक्सस नदी घाटी के बैक्टीरिया प्रांत में यह जाति आकर बसी है, जो उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के मध्य देखने को मिलता है तथा बैक्टीरिया प्रदेश से शकों को पराजित किया, शकों का उन्मूलन किया और यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। यहाँ आने के बाद में ये जो यूची जाति हम पढ़ रहे हैं ये 5 भागों में विभक्त हो गई और 5 भागों में सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध जो यह कुषाण वंशीय जो जाति है सबसे प्रमुख रूप से विद्यमान या फिर सबसे ज़्यादा प्रख्यात रही है। कुषाण वंश जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है यूची जाति की 5 शाखाओं में। तो 5 शाखाओं के जिक्र पढ़ लिए हमने। अब हम बात करते हैं कुषाण वंश जो हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। तो उपलब्धियां जानने के लिए सर्वप्रथम हमें कुषाण वंश के शासकों के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो कुषाण वंश के शासकों के अंदर सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं कुजुल कैडफिसस। बहुत ही चावा नाम बताया जाता कुजुल कैडफिसस, जिसे कुषाण वंश का संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करें इनसे निकलने वाला क्वेश्चन जो है तो इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन बताया जाता है, तो नाम कुजुल कैडफिसस के नाम से जाना जाता है। साथ ही मैं आपको और बता देता हूँ कि इस चैप्टर के माध्यम से हम बौद्ध रिलीजन जो है इसकी चतुर्थ बौद्ध संगीति की सविस्तार व्याख्या करने वाले हैं, जिससे बहुविकल्पी बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर सामने आते हैं। तो सुनिए, कुजुल कैडफिसस जो कुषाण वंश का संस्थापक बताया जाता है। अगर बात करें इसके साम्राज्य विस्तार की तो इनका साम्राज्य विस्तार बताया जाता है बैक्ट्रिया प्रांत से लगाकर गांधार प्रदेश तक। बैक्टीरिया प्रदेश से लगाकर गांधार प्रदेश तक इनका साम्राज्य विस्तृत बताया जाता है। गांधार आधुनिक कहाँ पड़ता है, तो आधुनिक अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है गांधार प्रदेश, और महाभारत काल में भी यह गांधार बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। तो कुजुल कैडफिसस की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम बात करते दूसरे प्रतापी शासक जो कुषाण वंश शाखा के शासक बताए जाते हैं। नाम आता है भीम कैडफिसस।
भीम कैडफिसेस बहुत ही प्रसिद्ध नाम रहा था कुषाण वंशीय शासकों में। तो भीम कैडफिसेस जो बताए जाते हैं, इनकी उपाधि का भी जिक्र पूछा जा सकता है। देखो, बाहरी आक्रमणकारी जाति से बिलोंग करता है भीम कैडफिसेस, लेकिन इसने भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया है, अपना लिया। साथ ही भारतीय राजाओं के द्वारा जो सरनेम या फिर उपाधियां धारण की जाती थी उसे ही एक्सेप्ट किया। तो अगर भीम कैडफिसेस की उपाधि के बारे में बात करें तो उपाधि बताई जाती है महाराज। क्या बताई जाती है? महाराज उपाधि इनकी बताई जाती है। और इनसे निकलने वाला सवाल जो कई बार कॉम्पिटिशनों का हिस्सा बना है कि भारत के अंदर सर्वप्रथम सोने की मुद्रा का प्रचलन किसने किया, तो भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्रा का प्रचलन करने वाला बताया जाता है भीम कैडफिसेस। अगर पूछ ले कि इनका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक बताया जाता है, तो भीम कैडफिसेस का जो साम्राज्य विस्तार बताया जाता है वह गांधार प्रदेश, बैक्टीरिया, ये दोनों ही इनको विरासत में मिले। लेकिन इन्होंने स्पेशली जो साम्राज्य विस्तार किया, जहाँ तक अपना साम्राज्य फैलाया, वह बताया जाता है मथुरा। मथुरा बहुत ही प्रसिद्ध बताया जाता है इस वंश से संबंधित, इस जाति से संबंधित, क्योंकि इस जाति का जो प्रभाव है समाज या संस्कृति का वह मथुरा तक फैला था, स्पेशली स्थापत्य कला या फिर मूर्ति निर्माण कला से संबंधित। तो दो नामों के बारे में, दो शासकों के बारे में हमने बात कर ली है। लेकिन अब हम बात करने वाले कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम, जिसे कनिष्क के नाम से जाना जाता है। कनिष्क जो हैं यह बहु प्रतिमा का धनी बताया जाता है, बहुत ही विद्वान बताया जाता है और विद्वानों का संरक्षक भी बताया जाता है। इसकी उपलब्धियां भी पढ़ेंगे और साथ ही इसकी धार्मिक स्थिति के बारे में भी हम लेखा जोखा करने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं हम कुषाण वंश के कनिष्क के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सम्राट कनिष्क के बारे में। कनिष्क जो हैं, अगर बात करें भारतीय इतिहास की, तो ऐतिहासिक जो वृत्तांत मिलता है सम्राट कनिष्क का, वो भारतीय इतिहास की एक अहम कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इसको जरूर ध्यान रखना। इनकी जो उपलब्धियां हैं, साम्राज्य विस्तार है, धर्म के बारे में इन्होंने जो जितने भी प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। तो इनके बारे में विस्तृत रूप से इनकी उपलब्धियां, विशेषता और उनकी जीवनी पढ़ लेते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं हम कुषाण वंशीय शासक सम्राट कनिष्क के बारे में। सम्राट कनिष्क जो हैं, इनका शासनकाल सबसे पहले पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन निकलते हैं, क्योंकि 78 ईस्वी जो हैं ये ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त है और इससे बहुत सारे सवाल निकलते हैं। सवाल जो कौन कौन से निकलते हैं, नंबर 1, इस काल के दरमियान चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, लगभग जो 6 मास तक चली थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसी तिथि के अर्थात अपने राज्यारोहण के ऊपर सम्राट कनिष्क के द्वारा एक हिंदू पंचांग का निर्धारण किया था, प्रचलन शुरू किया गया था, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनिए आप इनका शासनकाल। सम्राट कनिष्क का शासनकाल देखने को मिलता है 78 ईस्वी से लगाकर 101 ईस्वी इनका शासनकाल बताया जाता है। इनका राज्य अभिषेक बताया जाता है 78 ईस्वी को। 78 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ और राज्यारोहण के अवसर पर इन्होंने उपाधि जो धारण की है वह है आपके देवपुत्र। सीधे से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि राजत्व में देवत्व, राजा जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता था उस समय शासन प्रक्रिया के दौरान? देवता का, अर्थात जनता की नजरों में राजा को देवता के समान तुल्य माना जाता था। तो इनकी उपाधि बता दी गई है देवपुत्र, सबसे विशिष्ट है, अलग थलग भी है। बात कर लेते हैं राज्यारोहण के अवसर पर इन्होंने कौन सा प्रचलन करवाया। सुनिए आप, सम्राट कनिष्क ने राज्यारोहण अर्थात 78 ईस्वी के अवसर पर कनिष्क ने शक संवत का प्रचलन शुरू करवाया था। शक संवत जो है इसे भारतीय हिंदू पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। अगर साथियों सवाल पूछा जाए कि भारतीय जितने भी पंचांग बताए, जैसे शक संवत है, कलिश संवत है, हिजरी संवत है, इसके अलावा यूरोपियन ग्रेगोरियन कैलेंडर है, विक्रमी संवत है, गुप्त या वल्लभी संवत है, इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध संवत हैं उसे विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज में लिया जाता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। लेकिन धार्मिक अनुष्ठान, गृह प्रवेश, पूजा पाठ, जितने भी मांगलिक कार्य हैं उनमें सर्वाधिक यूज लिया जाता है विक्रमी संवत का। और एनवीरा प्लेटफॉर्म पर स्पेशली हमने भारतीय इतिहास की तरफ से
पंचांग जो है भारत के अंदर जितने भी प्रचलित है उन सब का एक वीडियो बनाकर अपलोड किया, जरूर देखें आप, मेरा आग्रह है आपसे। सुनिए आप, तो शक संवत जिसे भारतीय हिंदू पंचांग के नाम से जाना जाता है, इसका प्रचलन किसने शुरू करवाया? सम्राट कनिष्क के द्वारा। अब शक संवत है क्या, इसके महीने कौन से हैं? तो चैत्र, वैशाख, सावन, आषाढ़, जो भी 12 महीने बताए जाते हैं हिंदू वर्ष के दौरान, वो पूरे मास किसके बताए जाते हैं? शक संवत के बताए जाते हैं। इसे भारतीय हिंदू पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। एक बार 2016 के अंदर सेकेंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त संवत व शक संवत में कितना अंतर है? तो जिस वर्ष ये दोनों स्थापित किए गए हैं यही इनका मान बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले गुप्त और उसके बाद में शक। तो गुप्त संवत जो है इसका निर्धारण या प्रचलन शुरू हुआ है 319 ईस्वी के अंदर, और शक संवत का प्रचलन शुरू हुआ है आपके 78 ईस्वी में। 319 में से 78 आप लीप कर दोगे तो पीछे आंसर अपना निकलेगा 241 वर्षों का। 241 वर्षों का अंतर देखने को मिलता है गुप्त वल्लभी और शक संवत के दरमियान। तो शक संवत के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन अब हम बात करते हैं कि सम्राट कनिष्क जो हैं ये राजा बनने के बाद में इसने अपना साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया था, इसके बारे में डायग्राम बनाकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जरूर देखिए आप साम्राज्य विस्तार की। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क बताया जाता है। अब कनिष्क ने उत्तर में अपना राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया था? तो सुनिए आप, मध्य एशिया से लगाकर खुरासान तक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्किस्तान, जो कोई देश बताए जाते हैं, ये पूरे मध्य एशिया से लगाकर खुरासान तक इन्होंने आपके उत्तरी दिशा के अंदर अपना साम्राज्य विस्तार किया। बात दक्षिण करें तो दक्षिण के अंदर वाराणसी यूपी तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। 12+80 नदियों के किनारे होने के कारण इसे वाराणसी कहा जाता है। विश्व के अंदर सबसे प्राचीन नगर जो है वो वाराणसी है। सुनिए, पश्चिम दिशा के अंदर ऑक्सस नदी घाटी तक इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। साथ में अगर पूछ ले पूर्व क्षेत्र की तरफ तो गंगा नदी के विस्तृत क्षेत्र तक, विस्तृत प्रवाह तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो साम्राज्य विस्तार के बारे में गहनता से हमने विश्लेषण कर लिया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सम्राट कनिष्क के व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व किस प्रकार समृद्ध बताया जाता है सम्राट कनिष्क का? तो सुनिए आप व्यक्तित्व के बारे में जानकारी। सम्राट कनिष्क एक महान विजेता था। सम्राट कनिष्क एक महान विजेता बताया जाता है, कुशल प्रशासक बताया जाता है, कला प्रेमी बताया जाता है। मैंने पहले बताया है कि ये विद्वानों को संरक्षण देने वाला बताया जाता है। विद्वानों की बात करें तो इसके दरबार के अंदर उच्च कोटि के विद्वान देखने को मिलते हैं, जैसे नागार्जुन है, चरक बताया जाता है, अश्वघोष बताया जाता है, मंथर बताया जाता है। इसके बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और विद्वान बताए जाते हैं। तो सुनिए आप, कुशल प्रशासक व कला प्रेमी बताया जाता है सम्राट कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है क्योंकि इसने जिस धर्म को महत्व दिया है उसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि सम्राट कनिष्क के काल के अंदर किस धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया था? तो नाम आता है आपके बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की किस शाखा को घोषित किया गया? तो नाम आता है महायान शाखा। महायान शाखा को मानने वाला बताया जाता है आपके सम्राट कनिष्क, और उस समय यह राष्ट्रीय धर्म घोषित हो चुका था। व्यक्तित्व की बात कर ली है तो थोड़ी सी बात हम इनके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ की भी कर लेते हैं जिसके कारण इनका साम्राज्य इतना प्रसारित हुआ। तो सुनिए आप, सम्राट कनिष्क के दरबार के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो राजनीतिज्ञ हुआ करता था, राजनीति के क्षेत्र में बहुत माहिर, उसे मंथर के नाम से जाना जाता है। मंथर के नाम से जाना जाता है। सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था, उसकी डिटेल पूरी हम पढ़ेंगे। इसी के कारण इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में। तो सम्राट कनिष्क जो हैं इसकी उपलब्धियों के अंदर सर्वप्रथम हम बात करेंगे इनकी उपलब्धियां साम्राज्य विस्तार को लेकर। तो साम्राज्य विस्तार के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन स्पेशली हम कश्मीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कश्मीर जिसे भारतीय पर्यटन विभाग की तरफ से इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का इनको एक लोगो दिया। सुनिए आप, सम्राट कनिष्क ने
कश्मीर को जीतकर कश्मीर में स्थित कनिष्कपुर नामक नगर को बसाया था तथा कश्मीर के कुंडलवन विहार में चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या करवाया था, आयोजन करवाया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, हम इसकी सारगर्भित जानकारी अभी ले लेते हैं। सुनिए आप, अनेक बौद्ध विहार भी इन्होंने बनवाए। बौद्ध विहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह, साथ ही स्तूप भी बनवाए। स्तूप का अर्थ होता है बौद्ध धर्म के अंदर जो स्मारक बनाया जाता है उसे स्तूप के नाम से जाना जाता है, जैसे एरागुंडी का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, सांची का स्तूप है, कर्नूल का स्तूप बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं विजय। सम्राट कनिष्क राजा बनने के बाद में इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हुए प्रथिया, पाटलिपुत्र, उज्जैन व मध्य एशिया को विजित किया और इसकी सबसे बड़ी भूल बताई जाती है चीन के ऊपर आक्रमण करना। चीन की राजकुमारी को जीतने के उद्देश्य से इसने आक्रमण किया, बाद में इसे पछताना पड़ा क्योंकि संपूर्ण सेना जो है यह दलदली इलाकों के अंदर फंस गई और बरसात का मौसम बताया जाता है, जिसके कारण इसके बहुत सारे सैनिकों को आहत होना पड़ा और इसे नीचा देखना पड़ा। गलती मांगकर वहां से जान बचाकर भागने का इनको ये कार्य करना पड़ा था। तो विजय के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं राजधानियां। सम्राट कनिष्क की प्रथम राजधानी बताई जाती है पेशावर। क्या बताई जाती है? पेशावर। और द्वितीय राजधानी बताई जाती है मथुरा। मथुरा द्वितीय राजधानी बताई जाती है। और देखो, हम बात कर रहे हैं बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण। आत्मसात का मतलब होता है भारतीय संस्कृति समाज की मुख्य धारा में विलीन होना। तो यह जो कुषाण वंशीय जाति ये किस प्रकार भारतीय संस्कृति के अंदर घुल मिल गई, तो घुल मिलने के बाद में कुषाण वंश जो हैं इन लोगों की जो टेक्निक है, कला है, वो भारतीय कला के साथ में मैच कर गई और मैच करने के बाद में जो नवीन कला का जो जन्म हुआ है इसे इंडो ग्रीक या ग्रीको बुद्धिस्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रीको बुद्धिस्ट जो शैली है इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सम्राट कनिष्क जो है इसकी अक्सर जो मूर्तियां देखी जाती है वो सिर विहीन बताई जाती है। किसी आक्रांता के द्वारा इसे आक्रमण करके इसके सिर को सिर विहीन कर दिया गया। अब इनकी जो मूर्ति है सिर विहीन वो किस संग्रहालय में संरक्षित की गई है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सम्राट कनिष्क की सिर रहित जो मूर्ति है वो मथुरा म्यूजियम के अंदर स्थापित की गई है, वर्तमान में यहीं पर स्थित बताई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। सम्राट कनिष्क जो हैं इनकी उपलब्धियां पढ़ ली, उपाधियां पढ़ ली हमने, और अब हम बात कर लेते हैं सम्राट कनिष्क जो हैं इनके दरबार के बारे में। दरबार के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सम्राट कनिष्क के दरबारी विद्वानों के बारे में। तो सम्राट कनिष्क का दरबारी विद्वानों की अगर बात उठती है तो सम्राट कनिष्क के दरबार में उच्च कोटि के दार्शनिक, फिलोसोफर्स, वैज्ञानिक और साहित्यकार रहा करते थे। उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ भी रहा करते थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो महान कवि बताया जाता है वह अश्वघोष के नाम से जाना जाता है। अब अश्वघोष के बारे में डिटेल हम पढ़ लेते हैं। इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, ग्रंथों का भी कई बार जिक्र पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से। तो शुरू कर रहे हैं अश्वघोष के बारे में। अश्वघोष जो सम्राट कनिष्क का दरबारी विद्वान बताया जाता है, इनकी रचनाओं की बात करें तो पहली बुद्ध चरित्र जो एक महाकाव्य बताया जाता है, महात्मा बुद्ध और उससे धर्म से संबंधित बताया जाता है, बुद्ध चरित्र। दूसरा ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है सौंदरानंद महाकाव्य। तीसरा ग्रंथ है सूत्रालंकार और चौथा जो ग्रंथ इनका बताया जाता है बहुत ही ऐतिहासिक ग्रंथ जिसका नाम शारिपुत्र प्रकरण। 4 ग्रंथों की रचना किसने की थी? अश्वघोष के द्वारा की गई। और बता देता हूँ साथियों, सम्राट कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी, लेकिन इस चतुर्थ बौद्ध संगीति की उपाध्यक्षता की गई थी अश्वघोष के द्वारा। किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा की गई थी। बात कर लेते हैं नागार्जुन के बारे में। दूसरा जो विद्वान बताया जाता है नागार्जुन, इनके रचना जो बताई जाती हैं वह है आपके माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र इनकी रचना। और नागार्जुन जो हैं इन्होंने वैज्ञानिकवाद को बढ़ावा दिया था उस समय भी, और शून्यवाद और सापेक्षवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं नागार्जुन। और अन्य अगर बात करें और विद्वान की तो नाम आता चरक।
चरक के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम चरक संहिता बताया जाता है। और यह आयुर्वेदिक ग्रंथ है। स्वाभाविक सी बात है, आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की है तो खुद एक होम्योपैथिक एक चिकित्सक हुआ करते थे प्राचीन भारत के अंदर, जिनके बहुत ही प्राचीन जो लाइलाज बीमारियां हुआ करती थी इनका सटीक सही निर्धारण रूप से आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा जड़ी बूटियों को कूट पीस कर या उसका सही रूप में उसका इलाज भी करते थे। तो चरक के बारे में पढ़ा, नागार्जुन, अश्वघोष के बारे में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली। अब हम बात कर लेते हैं कि गांधार कुषाण वंश जो बाहरी आक्रमणकारी जाति के रूप में भारत आया, जिसका सबसे प्रसिद्ध कवि सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क बताया जाता है। तो कनिष्क या फिर कुषाण जो आए हैं यहाँ पर भारत के अंदर और समाज और संस्कृति की मुख्य धारा के अंदर विलीन हुए हैं, तो इनके साथ में मैच करके जो नई शैली बनी है, कला जो बनी है, उसका क्या नाम बताया जाता है, ये क्यों प्रसिद्ध हुई, इसका नाम ये क्यों पड़ा था और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी बताई जाती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं हम गांधार कला के बारे में। अब गांधार कला इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अफगानिस्तान के गांधार क्षेत्र से इसका उद्भव बताया जाता है, जिसके कारण इस शैली को गांधार कला कहा जाता है। अगर साथियों पूछ ले सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल बना है कि गांधार कला का उद्भव कब से कब तक माना जाता है पराभव, सुनिए। गांधार कला जो है इसका उद्भव 50 ईसा पूर्व से लगाकर 500 ईस्वी तक बताया जाता है। 500 ईस्वी तक इस कला का जो है जीता जागता रूप जो है भारत के अंदर इसका बहुत ही प्रसिद्ध जानकारी हमें पढ़ने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो शैली है गांधार शैली, इसका और अन्य क्या क्या नाम हमें पढ़ने को मिलता है, इस शैली के अंदर किसकी सबसे सर्वाधिक मूर्तियाँ मिलती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो अन्य नाम अगर देखें तो ग्रीको रोमन पहला नाम, दूसरा नाम ग्रीको बुद्धिस्ट, तीसरा नाम हिंद यवन शैली, चौथा नाम इंडो ग्रीक शैली आदि इनके प्रमुख अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि इस शैली के अंदर सर्वाधिक जो मूर्तियां बनी हैं वो किस महात्मा की बनी है, तो महात्मा बुद्ध की, भगवान महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां देखने को मिलती है इस शैली के अंदर। सबसे विशिष्ट बात इस शैली की है कि जो भी मूर्ति बनी है उसके घुंघराले बाल बताए जाते हैं। अन्य विशेषताएं क्या क्या है इस मूर्ति की, तो सुनिए आप। भारी ओष्ठ, खींची हुई आंखें, घुंघराले बाल, लंबी मूछें, बौझिल व हटयुक्त वस्त्रों से ढकी हुई यह मूर्ति बनाई जाती थी। बोझिल का मतलब होता है भारी वस्त्र जो पत्थरों को तराश कर बनाए जाते थे। बोझिल और हट युक्त वस्त्रों से ढकी हुई काया बताई जाती थी इस शैली के अंदर। तो साथियों हमने प्रमुख विद्वान पढ़ लिए सम्राट कनिष्क के और गांधार शैली का विस्तृत रूप से हमने वर्णन कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं सम्राट कनिष्क के द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की सार गर्भित जानकारी। वैसे अपने आप में चारों जो बौद्ध संगीतियाँ हैं वो बहुत ही स्पेशल है बौद्ध धर्म के नज़रिए से, लेकिन बात करें अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी सभा की, तो अगर पूछ ले आपसे कि यह बौद्ध संगीति का समय कौन सा बताया जाता है, सटीक समय हमें जानने को नहीं मिलता। इतिहासकार लिखते हैं 6 मार्च तक की सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन समय जो बताया जाता है 78 ईस्वी से लगाकर 101 ईस्वी तक इसका समय बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि यह जो सभा है संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति के नाम से जो जानी जाती है, यह 6 माह तक चली और इस सभा के अंदर 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया था। 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। अगर पूछे आपसे कि इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। और पूछ ले कि अगर इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता उपाध्यक्षता किसने की थी, तो नाम आता है अश्वघोष। और अश्वघोष की जो साहित्यिक जानकारी है संपूर्ण हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं सम्राट कनिष्क के द्वारा इस सभा का आयोजन कहाँ करवाया गया था, तो सम्राट कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में इस सभा का आयोजन करवाया गया था। अब बात इस सभा से संबंधित कार्यों के भी बारे में बात कर लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया है, तो विद्वान साहित्यकार के रूप में हुआ करते थे ये। तो सुनिए आप, इन सारे विद्वानों ने मिलकर जो कार्य डिसाइड किया वो कौन कौन सा हुआ, सुनिए आप।
कि इस बौद्ध संगीति में संपूर्ण बौद्ध साहित्यों की सूक्ष्मता से जांच करके उनके ऊपर टीकाकरण किया गया। क्या किया गया? उनके ऊपर टीकाकरण किया गया, संपूर्ण साहित्यों की सूक्ष्मता की जांच की गई तथा त्रिपिटकों पर टीका लिखकर उसे संपूर्ण एक कॉम्बो बनाया गया, संपूर्ण संग्रह ग्रंथ बनाया गया और संपूर्ण एक ग्रंथ में उसे संकलित करके उस एक ग्रंथ को नाम दिया है महाविभाष। साथियों जरूर ध्यान रखना आप, महाविभाष आपके लिए नया पॉइंट आया सामने, यहाँ पर महाविभाष का नाम दिया और महाविभाष जो है यह ग्रंथ संपूर्ण बौद्ध साहित्य को एक करके ये जो नाम पड़ा है महाविभाष, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बौद्ध धर्म के विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। चूंकि साथियों इस सभा के अंदर एक और कार्य हुआ, क्योंकि शुरू से अर्थात द्वितीय बौद्ध संगीति से ही बौद्ध भिक्षुओं के बीच में कुछ मान्यताएं गलत निर्धारण हो गई थी। इनके रूल्स और रेगुलेशन मानने से एक दूसरे ने इनकार कर लिया तो मतभेद हो गए थे। इसी कार्य को देखते हुए यह मतभेद जो हैं इनमें अलगाव की स्थिति को लेकर आए और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर बौद्ध धर्म जो है यह 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। पहली शाखा जिसे हीनयान के नाम से जाना जाता है और दूसरी शाखा जो है इसे महायान के नाम से जाना जाता है। अब हीनयान महायान में अंतर क्या बताया जाता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हीनयान जो मत के लोग हैं बौद्ध धर्म के, यह महात्मा बुद्ध को, किसको? महात्मा बुद्ध को साधारण पुरुष बताते हैं। क्या बताते हैं? साधारण पुरुष। महात्मा बुद्ध को ये साधारण पुरुष बताते हैं हीनयान लोग, जबकि महायान शाखा के जो लोग हैं यह महात्मा बुद्ध को क्या बताते हैं? अवतरित पुरुष बताते हैं। महायान शाखा के लोग महात्मा बुद्ध जो बताए जाते हैं इन्हें ईश्वरीय अवतार बताते हैं। क्या अवतार बताते हैं? ईश्वरीय अवतार के नाम से संबोधित करते हैं, अर्थात महात्मा बुद्ध एक ईश्वरीय अवतार हुए हैं, ऐसा इनकी मान्यता। हीनयान जितने भी बौद्ध भिक्षु हुए हैं इन्होंने अपनी जो लेखन भाषा अपनाई है, लिपि अपनाई है, वो कौन सी लिपि अपनाई है? तो इन लोगों ने जो लिपि अपनाई है इसे पाली भाषा कहा जाता है। जितने भी साहित्य लिखे हैं वो पाली भाषा में, लेकिन महायान लोगों ने जो साहित्य लिखे वो किस भाषा के अंदर लिखे साथियों? संस्कृत भाषा के अंदर। एक और अलगाव स्थिति इनकी बताई जाती है कि हीनयान जो लोग हैं ये सत्कर्मों पर जोर देते हैं। किसके ऊपर? सत्कर्मों पर बल देते हैं। लेकिन महायान शाखा जो है इस शाखा के जो साधु सन्यासी हैं यह मूर्ति पूजा अपनाते। क्या अपनाते हैं भाई? मूर्ति पूजा को बड़े पैमाने पर यह अपनाते हैं। साथियों अगर इनके अलावा एक और मत की बात करें तो उस मत को वज्रयान के नाम से जाना जाता है। वज्रयान हिंदू धर्म के अंदर, शैव धर्म के अनुयायियों के अंदर एक मत आता है जिसका नाम अघोरी है, जिन्हें तांत्रिक भी कहा जाता है, जो तांत्रिक गतिविधियों को लिप्त होने के कारण ये शमशान में निवास करते हैं, अध जले हुए मांस अर्थात शव को खाते हैं। ऐसी गतिविधियां जो बौद्ध धर्म में करते हैं साधु सन्यासी, उसे वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। साथियों इसी बौद्ध संगीति से सम्राट कनिष्क ने महायान शाखा को राजधर्म घोषित कर दिया। क्या कर दिया? राजधर्म घोषित कर दिया। और इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के विद्वानों और सिद्धांतों के व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया, जिसमें मूर्ति पूजा करना, स्वर्ग और धार्मिक क्रियाओं को अपनाया गया ताकि बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो सके। तो साथियों हमने चतुर्थ बौद्ध संगीति का सविस्तार वर्णन कर लिया। जितने भी क्वेश्चन बनने थे आपके कुषाण वंश से, इनमें हमने 3 शासकों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली और संपूर्ण विश्लेषण के बाद में हमने कुषाण वंश को संपूर्ण कर लिया, इसकी गहन विश्लेषण कर लिया है और इसकी संपूर्ण डिटेल को हमने बारीकियों से ग्रहण किया। साथियों मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस सेगमेंट के जरिए आपको हर एक कंपटीशन से संबंधित वीडियोस मिलेंगे देखने को, जिससे आप अपनी संपूर्ण तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। और आगामी दिनों में हम बहुत जल्द हम अपना थर्ड कंपटीशन क्विज़ कंपटीशन लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर आप अपनी जो दक्षता है उसको परख सकते हैं। धन्यवाद।